वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो सेकंड बनाई थी उसके अंदर ए पार्ट हमने पहले बना लिया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस थे नियर अबाउट 5 क्वेश्चन को हमने आंसर किया था। अब हम इस पार्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल क्या है आपका, डिस्कस द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें वो सारी बातें आ रही जो हमने फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो हमने देखे थे। अब हम इसके अंदर ही देखेंगे फॉरवर्ड फ्यूचर में रिस्क इन्वॉल्व क्या है। तो उससे पहले यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन रहते हैं 4। पहला रहता है आपका बोलो फॉरवर्ड, फिर रहता है आपका फ्यूचर, फिर होता है ऑप्शन और फिर होता है आपका स्वैप। हालांकि हमने सेकंड वीडियो के पार्ट ए के अंदर हमने इनको देखा था ये होते क्या हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जब हम डेरिवेटिव की बात करते थे तो हमने डीजल का एग्जांपल लिया था, और जब हम अंडरलाइंग की असेट्स की बात करते तो हमने क्रूड ऑयल से का एग्जांपल लिया था। क्रूड ऑयल होता क्या है, क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, आपको पता ही है। तो जो डीजल है वो डेराइव होता है किससे बोलो, क्रूड ऑयल से। तो डीजल डेराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल, इट मीन्स डेरिवेटिव डेराइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स। अब ये हमने कॉमोडिटी डेरिवेटिव का एग्जांपल लिया। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव। हमारा सब्जेक्ट कॉमोडिटी डेरिवेटिव नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो हम बात करेंगे कि स्टॉक हैं, करेंसी हैं, बॉन्ड्स हैं, तो वो भी क्या हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेरिवेटिव्स हैं और ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं, और इनकी भी वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, अंडरलाइंग असेट्स पर होती है। तो जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग दो तरीके की होती है। एक तो आपने देखा था कि हम एक्सचेंज ट्रेड के थ्रू करें, रिकॉग्नाइज्ड हम करें, जिसमें इंटरमीडिएट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, उसके थ्रू हम करें ट्रेडिंग। और दूसरा क्या होता है कि हम किसके थ्रू करें बोलो, हम डायरेक्ट करें, वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है आपका बोलो, ओवर द काउंटर कहलाता है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर हमें सारे डेरिवेटिव नहीं देखने हैं, खाली फॉरवर्ड और फ्यूचर को देखना है। तो फ्यूचर की यदि हम बात करें तो फ्यूचर और फॉरवर्ड को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं, फिर यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लेंगे। तो आपके सामने टेबल देखो है यहाँ पे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमने फॉरवर्ड पढ़े थे और फिर हमने फ्यूचर पढ़े थे। हमने यहाँ पे पहले फ्यूचर इससे लिखा है कि फ्यूचर रिकॉग्नाइज है, मोस्टली ट्रांजेक्शन हम किस में करते हैं बोलो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि सेटलमेंट की हम बात करें तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट क्या होता है, डेली होता है बाय स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड का सेटलमेंट कब होता है, मैच्योरिटी डेट पर होता है, ठीक है ना, ऑन द मैच्योरिटी डेट एज नेगोशिएटेड बिटवीन द पार्टीज। रेगुलेशन की बात करें कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रेगुलेटेड रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिकॉग्नाइज रहते हैं, रजिस्टर्ड रहते हैं। तो रेगुलेटेड बाय द मार्केट रेगुलेटर सच एज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं। फिर हम बात करें कोलेट्रल की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है स्टॉक एक्सचेंज रूल के अंदर, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीरो रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन रहता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप जब किसी इंटरमीडिएट के थ्रू करोगे तो आपको कुछ प्रीमियम या वो पे करना होगा, एक्सचेंज के थ्रू करोगे, एनएससी के थ्रू करोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई मार्जिन होगा, जबकि आप डायरेक्ट करोगे तो वहाँ पे कोई मार्जिन नहीं होगा। फिर बात करेंगे मैच्योरिटी। जैसा कि हमने देखा था कि जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, जब हम उसको सेटल करते थे तो डेली होता था, तो वहाँ प्री डिटरमाइंड डेट पर होता था, और जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो मैच्योरिटी डेट पर ही होता था। तो मैच्योरिटी डेट जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनकी जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बोलो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी होती है। अब हमें समझ में आ गया कि सर फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इनके कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड का मैंने आपको बोला ही था कि फॉरवर्ड क्या होता है बोलो, एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मान लीजिए एक किसान है, वो अपनी फसल को, जब उसकी फसल तैयार होगी वो किसी को बेचने की बात करता है, और वो फसल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट 3-4 महीने फसल बनने में लगते हैं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज ए फॉरवर्ड्स, इट इज़ ए प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू party to purchase and sell the underlying assets at predetermined time at a specified price.
You can learn about the profit and loss securing from the forward contract only at the settlement of the contract। अब यहाँ पे हम ये देखें कि वो जो किसान है 4 महीने बाद की स्थिति क्या होगी, क्या 4 महीने बाद किसान को फ़ायदा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, यदि किसान को लॉस होता है तो कोया वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए 12 महीनों में आप देखें तो 2-3 महीने ऐसे रहते हैं जैसे बॉर्डर पे भी थोड़ा क्या रहता है, बोलो, संवेदनशील रहता है। तो वैसे टमाटर के भाव भी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। 2 महीने बाद वो स्थिति क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आपने देखी होगी। तो ऐसे ही मान लीजिए किसान ने टमाटर बेचने का कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और स्पेसिफाइड डेट पे किया, प्राइस पे किया, लेकिन वहाँ पे टमाटर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जहाँ मान लो टमाटर 10 रुपये किलो थे, वहाँ 100-150 रुपये किलो हो गए। अब बताओ यहाँ पे दिक्कत आएगी इसको इम्प्लीमेंट कराने में। यदि किसान को फ़ायदा होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने में तो वहाँ दिक्कत होगी, जो दूसरी पार्टी उसको नुकसान होगा। और मान लीजिए उल्टा हो जाता है तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो उसका सेटलमेंट है, You can learn about the profit and loss occurring from a forward contract only at the settlement। क्योंकि वहाँ सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि फ्यूचर के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई कार बुक की और कार की प्राइस, जैसे मान लो आपने कोई कार बुक की, थार कार आपने बुक की, मान लीजिए उसकी प्राइस 25 लाख रुपए आज की डेट में। आपने बुक की 6 महीने बाद के लिए, आज आपने एडवांस पेमेंट दे दिया, लेकिन 6 महीने बाद जो उसका प्राइस क्या 25 लाख होगा, क्या 25 लाख से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो ये चीज़ें जो रहती हैं वो उस टाइम पर डिपेंड करती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को हम सेटलमेंट डेट पर आते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है यू कैन लर्न अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस सेक्यूरिंग फ्रॉम ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओनली एट द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए 25 लाख की आपने बुक की और आज आपने मान लीजिए 25,000 रुपये जमा कराए या 2.5 लाख रुपए जमा कराए, मान लो 2.5 लाख जमा कराए तो 2.5 लाख, अब मान लीजिए वो 25 लाख पर बुकिंग जो थी उसका प्राइस कम हो गया कुछ टाइम बाद किसी कारण से, तो क्या आप 25 लाख पे खरीदेंगे? नहीं, आप कम प्राइस पे खरीदेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये चीज़ें उसी डेट पर डिसाइड होती हैं सेटलमेंट जब होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो हमें फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस को समझा। अब अपना क्वेश्चन क्या था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है। तो रिस्क इन्वॉल्व की यदि हम बात करें, forward contract subject to counterparty risk where one of the party can refuse to honor the terms of agreement at the time of settlement। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रिकॉग्नाइज नहीं है, सेटलमेंट के टाइम में प्रॉब्लम आती है, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकती है। बिसाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क ओविंग ए ट्रेडिंग पार्टी नॉट स्टेलिंग द ड्यूज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। कि जो पेमेंट है, सेटलमेंट जो है वो टाइम पर नहीं होने की वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो हमने वहाँ पे देखा था कि फ्यूचर के केस में रेगुलेटर से भी था, यहाँ पे प्राइवेट्स लोग होते हैं वो रेगुलेटेड करते हैं। तो यहाँ पे यही दिक्कत आती है जब भी हम जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फर्दर मोर ऑल द मार्केट पोजिशन आर रिकॉर्डेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर एंड ऑफ द डेली ट्रेडिंग सेटलमेंट नोन एज ए मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि फ्यूचर के अंदर हम डेली सेटलमेंट करते हैं और जो आपका फॉरवर्ड था उसके अंदर सेटलमेंट कब होता है, बोलो, मैच्योरिटी डेट हमने पढ़ा था ना। फर्दर मोर ऑल मार्केट पोजिशन आर रिकॉर्डेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द एंड ऑफ द डेली सेटलमेंट डेली ट्रेडिंग सेशन नोन एज ए मार्क टू मार्केट। इसको मार्क टू मार्केट बोलते हैं। एज द मार्केट कॉन्ट्रैक्ट टर्म बाइंड द ट्रेडिंग पार्टीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन द मैच्योरिटी। जबकि जब सेबी का रोल होता है तो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू, मार्जिन के थ्रू काम किया जाता है। तो उस मार्जिन के बेस पर, उस मार्जिन के अमाउंट की हेल्प से हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है। तो ये रिस्क हमने पढ़ी। अब हम कंक्लूड कर देते हैं इस टॉपिक को। यदि हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट को हम कंक्लूड करें तो कैसे करें? आफ्टर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नाउ कमेंस योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब आपको समझ में आ गया कि यदि आप फॉरवर्ड फ्यूचर करते हो तो आपको किस तरीके से अपने प्रॉफिट लॉस को कम करना है। However, before you start investing, you should understand that trusted and reliable financial partner can play a key role in ensuring you make wise investment decision। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, इसको हम रेप्यूटेड ब्रोकिंग फर्म बोल रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं आप उनको चेक कर सकते हो जो आपको इस ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगी। तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर और उसकी रिस्क को हमने पढ़ा। जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था स्वैप, आपको याद हो तो स्वैप से रिलेटेड रिस्क भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो वो क्या होती हैं देखते हैं। देखो, हाउ
स्वैप कैन बी यूज टू मैनेजिंग रिस्क, कि स्वैप को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करने में। जैसे स्वैप को मैनेज करने मतलब है स्वैप की रिस्क को मैनेज करना। स्वैप कैन बी यूज टू मैनेज रिस्क इन फॉलोइंग वे। स्वैप कैन बी यूज टू लोअर बोरोइंग कॉस्ट एंड जनरेट हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी को फिक्स किसी को फ्लोटिंग रेट पसंद है, तो वो अपनी बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। वो कैसे करेगा? स्वैप कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म फ्लोटिंग रेट असेट्स इनटू फिक्स रेट। वो फ्लोटिंग को फिक्स में, ठीक है ना। स्वैप कैन बी यूज टू ट्रांसफर फ्लोटिंग लाइबिलिटी इनटू फिक्स रेट। ऐसे फ्लोटिंग असेट्स के साथ फ्लोटिंग लाइबिलिटीज को भी फिक्स लाइबिलिटीज में चेंज करके स्वैप कैन ट्रांसफर द करेंसी बिहाइंड एनी असेट्स एंड लाइबिलिटी इनटू डिफरेंट करेंसी, कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करके। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि क्या रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, स्वैप के अंदर क्या रिस्क हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर क्या रिस्क हैं। तो मिलते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज की बी वीडियो थी, सेकंड के अंदर बी वीडियो थी, सेकंड के अंदर फर्स्ट हमने पहले पढ़ ली थी। मिलते हैं इसी वीडियो में। थैंक्स।